चीज याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि मैरिड लाइफ को ठीक रखने का काम जुपिटर होता है। अगर मैरिड लाइफ को ठीक रखना है तो जुपिटर को ठीक रखिए, या जुपिटर का आप चीजें रेमेडी कीजिए। नहीं, एक चीज याद रखिएगा, मैरिज करवाने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो जुपिटर के पास है। जुपिटर विल हेल्प यू टू गेट मैरिज, ठीक है, टू गेट मैरिज। आपको शादी करने में ये मदद करवाएगा, शादी करवाएगा ये जुपिटर। शादी हो गया, उसके बाद आपके पूरे लाइफ का जो रोल होगा वो वीनस का होगा उसके बाद। सो अगर किसी के मैरिज नहीं हो रहा है, लोग क्या करते हैं, वीनस का रेमेडी करवाते हैं, वीनस का स्टोन पहनाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ फायदा नहीं होता है, बिकॉज शादी करवाने का काम वीनस का नहीं है, ठीक है। शादी करवाने का जो काम है वो जुपिटर का है। तो अगर किसी का शादी नहीं हो रहा है तो जुपिटर का मदद लीजिए, जुपिटर का रेमेडी करवाइएगा। शादी हो गया, उसके बाद वीनस का रोल आता है। इसीलिए आप देखो, आजकल मैक्सिमम, देखिए आजकल तो ये तो एक ट्रेंड बन गया कि शादी कर लो और कुछ दिन बाद ऐसे ही केस कर दो और एलिमनी ले लो, ये तो गया काम से, ये सब तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप देखो, मैक्सिमम जो लव मैरिज है उसका फेलियर रेट ज्यादा है कंपेयर टू अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज का फेल होना या डिवोर्स होना ये बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू लव मैरिज। लव मैरिज में सक्सेसफुल रेट बहुत कम है। क्यों? रीजन क्या है? और ये रीजन इतना बड़ा रीजन है कि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर लोग जब कुंडली मिलान करते हैं ये चीज देखते नहीं है, दैट इज राहु एंड केतु, ठीक है। जब भी आप लव रिलेशन में होते हैं, व्हेन यू आर इन ए लव एंड रिलेशन, चाहे बॉयफ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, दोनों को रूल करता है कौन? वो करता है मर्क्यूरी। शादी के बाद, ठीक है, जो रूल करेगा, लड़के के चार्ट में वीनस रूल करेगा और लड़की के चार्ट में मंगल रूल करेगा। क्यों? क्योंकि लड़की के चार्ट में मंगल, क्यों? क्योंकि हस्बैंड का कारक है, और लड़के की कुंडली में वीनस रूल करेगा क्योंकि वीनस वाइफ का कारक है। अब देखो आपके कुंडली में, ठीक है, आपके कुंडली में मर्क्यूरी के साथ राहु बैठा हुआ है, ठीक है। आपने देखा आपकी कुंडली में मर्क्यूरी के साथ राहु है, और मर्क्यूरी के साथ राहु, और आपकी कुंडली में वीनस के साथ केतु है, ठीक है। और इनके कहीं ना कहीं किसी अच्छे ऐसे लड़की के ऊपर उनका दिल आ गया है जो बहुत ही अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, पूरा मॉडलिंग जैसे कपड़े पहनते हैं, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से मेकअप करना, ग्रूम करना, बालों को सेट करना, पार्लर में जाना, नेल पॉलिश लगा के, लिपस्टिक लगा के घूमना, मतलब एक मॉडलिंग का तरह लाइफ जी रहा है। तो ऐसे लड़की के प्रति हर कोई लड़का अट्रैक्ट हो जाएगा, नो डाउट। बट हाँ, अब अट्रैक्ट हो गया, दोनों के बीच में प्यार भी हो गया, अब शादी कर लिया। लेकिन जब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, क्यों ऐसा होता है, जब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो दोनों बहुत अच्छा रहता है, शादी के बाद एक दूसरे को मारने पे तुले आते हैं। क्यों? बिकॉज जब उनके कुंडली में जब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने थे, तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को रूल करता है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी के साथ राहु है। आपने एक राहु जैसा बंदा या बंदी के साथ आपने अपना रिलेशन बनाया, ठीक है। लेकिन जब वो लड़का जिस लड़की को देखकर, जो मॉडलिंग का तरह एकदम ड्रेस वेल ड्रेस करके रहते थे, उसको देखकर पसंद आ गया, मैक्सिमम लड़कों को पसंद आता है, उन्होंने शादी कर लिया। अब शादी करने के बाद कौन एक्टिव होगा? अभी वीनस होगा। उस समय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं रहा, मर्क्यूरी का रोल खत्म। उस समय कौन बन गया? किसका रोल आ गया? वीनस हो गया। मतलब वो जो लड़की इसका गर्लफ्रेंड था, वो लड़की अब वाइफ बन गया, वीनस बन गया। अब वीनस के साथ कौन है? केतु। तो एक्चुअली उनको वाइफ चाहिए था केतु का जैसा, सिंपल सोवर, ज्यादा मेकअप ना करता हो। लेकिन मर्क्यूरी के साथ राहु होने के कारण उसको पसंद आया था ऐसा लड़की जो बहुत ही मेकअप करता था। इसलिए देखो, आफ्टर मैरिज इसका खत्म काम। अब किसी का मर्क्यूरी के साथ केतु है, उनको सिंपल एंड सोवर लड़की पसंद आ गया, और यहाँ पे वीनस के साथ राहु है, सिंपल और सोवर लड़की पसंद आ गया, जो ज्यादा मेकअप नहीं करता, उसका सिंपलिसिटी देखकर ही वो लड़का फिदा हो गया। अब उन्होंने शादी कर लिया तो मर्क्यूरी का रोल खत्म, वीनस आ गया। अब वीनस के साथ तो राहु है, तो उसको ऐसा वाइफ चाहिए था जो हाईली मेकअप करके रखता हो। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेम गोस फॉर लड़की के चार्ट में। अब लड़की के चार्ट में देखिए, मर्क्यूरी के साथ अगर राहु है और मंगल के साथ केतु है, तो उन्होंने ऐसे लड़के के साथ शादी किया जो बहुत ही करियर ओरिएंटेड हो, बहुत ही सूट बूट में रहता हो, आउट गोइंग हो, आउट स्पोकन हो। उसको तो मजा आ गया क्योंकि वो राहु की तरफ बिहेव कर रहा था, और मर्क्यूरी राहु की तरफ है, राहु मर्क्यूरी राहु का रिलेशन था,
उन्होंने उस लड़के के प्रति बहुत अट्रैक्ट हो गया और रिलेशन बना लिया। लेकिन जब शादी कर लिया तो वो मरकुरी रहा नहीं, वो बन गया मंगल। अब मंगल था केतु के साथ, तो उनको शादी के लिए जो हस्बैंड चाहिए था वो ऐसा हस्बैंड होना चाहिए था जो केतु का तरह हो, सिंपल हो, सोवर हो, करियर ओरिएंटेड तो हो, लेकिन साथ ही साथ वो फैमिली को भी अपना ध्यान देता हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, तो ऐसा लड़का उसके साथ चल जाएगा। लेकिन उन्होंने शादी कर लिया किसके साथ? मरक्यूरी राहु और रहने वाला लड़का राहु जैसे लड़के के साथ। अब शादी के बाद वो चाहता है कि वो केतु का तरह सिंपल रहे, लेकिन लड़का कहेगा नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे इधर जाना है, मुझे वो करना है। बस डिवोर्स का स्टार्ट हो जाता है। यही सबसे बड़ा गलती होता है मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर के पास। बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, बस सिर्फ ओनली अष्टकुट मिलान करके छोड़ देते हैं। एंड अष्टकुट मिलान इज ऑब्सोलीट नाउअडेज। इट डजंट हैव सो मच ऑफ मतलब इंपॉर्टेंस। बिकॉज देखिए, कुंडली मिलान जो है ना वो बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। कुंडली मिलान, कुंडली मिलान कर रहे हैं, आप सोचिए, लड़की का कुंडली और लड़का का कुंडली मिलान कर रहे हैं। यहाँ तो गुण, अब वो गुण जो है ना उस उन दोनों का गुण धर्म, मतलब लड़की का नेचर कैसा, लड़का का नेचर कैसा, वो मैच, तो ये तो एक पार्ट हो गया कुंडली मिलान का, एक पार्ट हो गया गुण गुण मिलान। जैसे हम लोग कहते हैं अष्टकुट मिलान, अष्टकुट में क्या होता है, दोनों का दोनों गुण ही तो मिलाते हैं ना। हम लोग कहते हैं ना गुण मिल गए दोनों का, 36 का 36 गुण मिल गए। उसके बाद 32 के 32 दांत भी तोड़ देते हैं शादी के बाद। तो जो गुण मिलान है ना, जो गुण मिलान करते हैं वो कुंडली मिलान का एक छोटा सा पार्ट है। वहां पे सिर्फ गुणों का मिलन हुआ है। अब वहां पे मेंटेलिटी का मिलन होगा जिसे हम लोग कहते हैं चंद्र। उसके बाद सोल मिलन होगा जिसे हम लोग कहते हैं सूर्य। फिर उसके बाद लगन मिलन होगा जिसे कहते हैं हम लोग लगन चार्ट। उसके बाद वहां पे हम लोग देखेंगे नवतर चक्र पद्धति अप्लाई करेंगे। फिर वहां पे देखेंगे मंगल और वीनस का रोल क्या है। फिर वहां पे देखेंगे मांगलिक नॉन मांगलिक देखेंगे। इतनी आसानी से चीजें नहीं होता जो करके रखते हैं। ठीक है। मैंने ऐसे बहुत मैरिज देखा है जिसका सिर्फ गुण मिलान में परसेंटेज 9, 9.5, 10 आया है, बट दे आर हैविंग ए हैप्पी मैरिड लाइफ। बिकॉज वो गुण जो है ना, वो कुंडली मिलान का एक छोटा सा पार्ट है। इधर में 6-7 पार्ट होता है एक कुंडली को मिलान करने के लिए। तो इसीलिए द रीजन इज दैट कि मैरिड लाइफ, मतलब जो जो लव मैरिज करते हैं उनके मैरिड लाइफ सक्सेस होने का जो रेट जो है वो बहुत कम रहता है। यही रीजन है। अब जब अरेंज मैरिज करते हैं वो तो उस तरह से लड़की को अपनी नजर से देखेगा कि जिस तरह से वो शादी करना चाहेगा। तो वो तो वीनस या सॉरी, अगर वो राहु या केतु अगर पंचांग है तो उस रूप से देखेगा। क्योंकि लड़का तो वही, लड़का हो या लड़की हो, वो तो वही परसिव करेगा जो प्लेनेट उसको परसिव करवाना चाहेगा। तो शादी के लिए परसिव करना चाहेगा तो देखेगा वीनस के साथ कौन सा प्लैनेट पंचांग है, मैं मंगल के साथ कौन सा प्लैनेट पंचांग है। ऐसा ही लड़का ऐसा ही लड़की पसंद आएगा। लेकिन अभी मैरिज तो नहीं करना, सिर्फ लव रिलेशन में आना है, तो लव रिलेशन का जब माइंड में आ गया तो मर्क्यूरी एक्टिव हो गया। अब मर्क्यूरी के साथ जो प्लैनेट पंचांग है वैसा ही लड़का या लड़की पसंद आएगा। ठीक है। के साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है। और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा। उस वीडियो को आप देख सकोगे और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है।
आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशालगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र रीतिभाव चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। आज डिस्कस करेंगे जुपिटर के ऊपर। जुपिटर के ऊपर बात करेंगे। उस दिन वीनस हो गया। देखिए, जुपिटर ये गुरु है, आपको पता है, देवताओं का गुरु है। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं दो तीन चीज बता देता हूं। अगर किसी के लगन पे, ठीक है, लग्न में अगर जुपिटर है, फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, 48 का उसका एज होते ही उसका पेट निकल आएगा। चाहे वो ऐसे कितना भी पतला हो, दुबला पतला हो, चाहे उस पतले में उसका आप उसका बॉडी का बोन ही क्यों ना, हड्डी क्यों ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन जुपिटर अगर लगन पे है तो 48 के आसपास आते ही उसका मोटापा आ जाता है। मोटापा मतलब पेट बाहर आ जाता है, ठीक है। और ये कोई रेमेडी, कोई एक्सरसाइज से वो ठीक नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी के लगन पर जुपिटर है फर्स्ट हाउस में, तो उनके लाइफ में हर 8वां साल उनके लिए बहुत ट्रेजिक होगा, बहुत ही अप्स एंड डाउन होगा, बहुत ही दुखद होगा। अभी हर 8वां साल मतलब जैसे कि जन्म होने के बाद 8वां साल, उसके बाद उसके बाद 16, उसके बाद और 8वां साल 24, उसके बाद और 8वां साल 32, उसके बाद और 8वां 40, 48, ऐसे हर 8वां साल जब आएगा, ये सबसे ट्रेजिक साल होता है। और ये कंप्लीट एज को नहीं पकड़ना, मतलब मान लीजिए 8वां साल कंप्लीट हो गया, नहीं, रनिंग पकड़ना होगा। मतलब अगर 8वां साल है, तो इसका मतलब 7वां खत्म हो गया, अब 8 रनिंग है। 32 है, इसका मतलब 31 खत्म हो गया,
32 रनिंग चल रहा है, जो रनिंग एज होगा वो पकड़ना होगा। तो हर रनिंग 8वां साल उनके लाइफ में ट्रेजिक होगा, बहुत ही सैड सेटबैक लाएगा, बहुत ही प्रॉब्लम लाएगा ये जुपिटर इनके लगन पे। और आप लोग बहुत कुछ देखेंगे, बहुत जगह पे देखेंगे। ये चीज मैं पहले आपको बता दूं, जैसे कहते हैं जुपिटर गुरु है, बहुत अच्छा है। तो ये जहां बैठते हैं, वहां से जहां जहां उसका दृष्टि होता है, वहां पे आपके दोषों को नाश करता है। उस घर का एट्रीब्यूट आप बहुत अच्छी तरह से उसका भोग पाओगे। सही है, दैट्स ट्रू। बट बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जिनके लगन पे जुपिटर बैठते हैं, वो कहते हैं कि 1.25 लाख दोष, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख दोष को काट देते हैं। ये गलत है, बताते हैं इसका कोई तत्व नहीं है। अभी 1.25 लाख ऐसे कौन सा दोष है जो काट गया, आप बताओ। ऐसा कुछ भी पता नहीं किसी को। अगर जुपिटर लगन पे बैठ के अगर 1.25 लाख दोषों को काट दिया है, तो बाकी जो 8 ग्रह है, क्या उसका दोष नहीं लगेगा? क्या वो जो जो कॉम्बिनेशन लेके बैठा है, खराब कॉम्बिनेशन लेकर बैठा है, क्या वो दोष को भी काट देगा? तो ऐसा होने से तो जुपिटर जिसका लगन है उसका कुंडली देखने का ही नहीं है, बोल देना है चलिए बढ़िया है। ऐसा नहीं होता है, कोई 1.25 लाख, 2 लाख, 3 लाख दोष नहीं काटता है। बस जुपिटर को एज ए जुपिटर ही आपको चार्ट को प्रेडिक्ट करना है। जुपिटर ज्ञान का कारक है, ठीक है। अब जहां पर भी जुपिटर बैठेगा सबसे पहले, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सूर्य जो है वो क्या है, वो आपके जो सूर्य क्या है आपकी कुंडली में, वो आपका इंसल्ट का कारक है। जहां बैठेगा सबसे पहले वहां पे इंसल्ट दिलाएगा, फिर जाके आपके वो चीज देगा। चंद्र क्या है, चीटिंग का कारक है, आपको धोखा दिलाएगा। ऐसे ही जुपिटर क्या है, स्ट्रगल का कारक। ठीक है, जुपिटर क्या है, स्ट्रगल का कारक। वो जिस घर में बैठेगा उस घर में आपको सबसे पहले स्ट्रगल देगा। इसीलिए कहते हैं ना कि जुपिटर जहां बैठते हैं उस घर का एट्रीब्यूट को दबा देते हैं। दबा नहीं देते हैं, स्ट्रगल देते हैं वहां पे। उस चीज को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सबसे भारी प्लेनेट है, और इतना भारी प्लेनेट जिस घर में बैठेगा उस घर को दबा देते हैं। इसलिए स्ट्रगल होता है। इसलिए कहते हैं ना कि जुपिटर अगर 7th हाउस में हो तो मैरिज ठीक नहीं होता है, मैरिड लाइफ ठीक नहीं होता। नहीं, ठीक नहीं होता है नहीं, ऐसा मैंने बहुत सारे का देखा, मैरिड लाइफ बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे क्या है, द थिंग इज दैट कि जुपिटर वहां पे स्ट्रगल दे रहा है। अब स्ट्रगल को आप इस रूप से भी देख सकते हो कि वो एक तरीके पे आपको मेहनत ज्यादा करवा रहा है चीजों को प्राप्त करने के लिए। तो उस मेहनत को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप उसको, मतलब ऐसे देख रहे हो कि वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। जो उस चीज को आप एज ए प्रॉब्लम देखो, फिर आपको प्रॉब्लम दे जाता है। अगर 7th हाउस में जुपिटर है, मैरिड लाइफ में इश्यू रहता है नहीं। यहाँ पे क्या होगा कि वाइफ को या हस्बैंड को उसके नेचर को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। नखरे बहुत होंगे, या बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बात करें, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जहां पे मन मुटाव रहेगा, दोनों का बात आपस में बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा बात को बनाने के लिए। तो बात को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जिसके कारण आपको उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए स्ट्रगल है। नहीं, ये एक तरह का स्ट्रगल है, इसलिए क्योंकि आप वो मेहनत नहीं करना चाहते हो। तो ये स्ट्रगल याद रखिएगा। जैसे कि मैंने बोला, जब सूर्य जहां पे भी इंसल्ट देता है और उस इंसल्ट को आप लेना सीख जाते हो, उसको छोड़ देते हो, या उस जगह का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो अब अपने हाथ में, जो मैं अब किसी का नहीं सुनूंगा, तब वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जुपिटर जहां बैठते हैं उस घर का लेकर आपको स्ट्रगल दे देगा। तो वहां पे जब उस स्ट्रगल को आप सीख जाते हो, उस स्ट्रगल से, ठीक है, जब आप वो संघर्ष जो स्ट्रगल आपको दे रहे हैं ना, जब आप इस स्ट्रगल के आदी हो जाते हो, जब इस स्ट्रगल का आप हैबिचुअल हो जाते हो, कुछ कुछ लोग कहते हैं ना कि हम लोग कहते हैं ना, तुम्हारा ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब पता नहीं, अब बहुत दिन चल रहा है, अभी तो मैं इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है।
तो जिस दिन आप वो एक्सेप्ट कर लोगे ना, हैबिचुअल हो जाओगे, चलिए ठीक है, बस उस दिन से जुपिटर अच्छा रिजल्ट दे देगा। अब किसी के 12th हाउस में जुपिटर है, तो खर्चे पे खर्चे देते रहेंगे, वो खर्चे को मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे, बहुत स्ट्रगल होगा खर्चे को लेकर। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, ये हो ही रहा है, होते रहेंगे, होने दो, आप और नहीं सकेंगे, क्योंकि ये मेरे हाथ में है ही नहीं। अब ये तो आपके हाथ में भी नहीं है ना, आपके जुपिटर जहां बैठा वहां पर संघर्ष दिया, तो संघर्ष को एक्सेप्ट कर लो, जी हाँ मुझे करना है, एक्सेप्ट कर लिया आपने, बस उस दिन से वो ठीक हो गया वहां से, तब जाके ग्रोथ होगा आपको। वो जैसे कि आपने बताया ना कि आप सुबह जिम जाते हो तो बॉडी बहुत पेन होता है, लेकिन वो पेन तो कुछ दिनों के लिए रहता है, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग एक हफ्ते तक ही पेन को बियर मतलब सह नहीं सकते हैं, दे कैन बियर द पेन, देन दे लीव द जिम, और उसका हेल्थ वैसा का वैसा ही रह जाता है। लेकिन कुछ महीनों में, एक महीना अगर वो दर्द को सहना सीख लिया ना, उसके बाद से वो जो दर्द होता है ना, मान लीजिए जब आपने 6-7 महीने का जिम कर लिया, उसके बाद जो मसल में जो पेन होता है ना, वो पेन आपको बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है कि यार, मतलब आप उस पेन को और पेन, अपने आप को पेन देना चाहते हो उस पेन को, और बढ़ाना आपको, आपको फील हो गया कि ये पेन जो है ना, ये अभी मुझे दर्द नहीं दे रहा है, अभी ये मेरा जो दर्द है ये मेरे मसल को बिल्ड कर रहा है। तो आप देखो, आपका मसल बिल्डिंग वहीं से शुरू होता है। मसल बिल्डिंग आप देखो, कभी भी अगर जिम में गए होंगे ना, या जिम से अगर जुड़े जुड़े होंगे ना, वो कहते हैं हमेशा, एक लाइन कहते हैं जिम पर, योर मसल ग्रो आफ्टर यू बियर द पेन, मतलब वो जब तक आप दर्द को सहना नहीं सीखते, तब तक आपका मसल ग्रो नहीं होगा। क्यों? मसल ग्रोथ तब होगा जब आपका बॉडी पेन करेगा, और वो पेन करने के बाद जो आप एक्स्ट्रा 2 रिपीटेशन लगाएंगे, एक्स्ट्रा 2 जो आप सेट लगाएंगे, वो 2 एक्स्ट्रा सेट जो आपने लगाया, वो एक्स्ट्रा सेट ही आपका मसल बिल्ड करके देंगे। ये सब कोई पता है, अगर कोई जिम से जुड़ा हुआ बंदा होगा तो यही है कि अगर उस पेन को आपने सीख लिया, उस स्ट्रगल को सीख लिया, चलिए ठीक है, उस स्ट्रगल को और बढ़ा देते हैं, दैट मीन्स नाउ यू हैव लर्न फ्रॉम योर ओन स्ट्रगल्स। आप देखो उसी दिन से जुपिटर वहां पे अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। सो इसीलिए ना, अभी से वो, मतलब ऐसा डरना नहीं है कि लाइफ में इतना स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो जुपिटर कहीं ना कहीं वहां से लिंकेज है। अब एक चीज याद रखिए, गुरु है ना, गुरु आपको टीचिंग करता है, आपको सिखाता है, जीवन का मूल तत्वों को सिखाता है, इसीलिए गुरु की जरूरत, गुरु होना सबके लाइफ में जरूरत होता है, इट्स इंपॉर्टेंट। अब गुरु जो है ना, जुपिटर जो है ना, ये लक का भी कारक है, आपको पता है, ये लक का भी कारक है, किस्मत का कारक है। तो किस्मत तो ऐसे नहीं मिलता है, किस्मत कब मिलता है, जब हम लोग ऐसा कर्म करते हैं, उस कर्म ही हमारा किस्मत है। सो लक ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है कि अचानक आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो गया कि आपकी किस्मत बहुत अच्छा है, नहीं। लक इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर कर्मा, हमेशा याद रखिएगा। आज अगर आपके लक के वजह से आप कहते हैं ना, लक अच्छा है, एक रात में वो ऐसा हो गया इसके साथ, नहीं, उन्होंने आज से कुछ सालों पहले कहीं ना कहीं पे ऐसा कुछ कर्म करा होगा, उस कर्म की वजह से आज उसका किस्मत ऐसा बना है। सो लक एक आपका कर्म है, इसीलिए जुपिटर आपका लक है, जुपिटर आपका स्ट्रगल है। क्यों? क्योंकि पहले वो आपको सिखाएगा, फिर आप सीखने के बाद वो कर्म करोगे, वो कर्म जो करोगे, अभी कर्म का तो हर कर्म का एक फल होता ही है, अच्छा हो या बुरा हो। तो हम लोग कहते हैं ना, किस्मत खराब है इसका, ऐसा वैसा हो गया, नहीं, किस्मत खराब कुछ नहीं होता है, उन्होंने कर्म कुछ खराब किया था जिसके कारण आज उसके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, चाहे इस जन्म पे चाहे उस जन्म पे, उन्होंने कुछ ऐसा किया है। सो यहाँ पे जुपिटर जो है ना, वो लक का कारक है। तो यहाँ पे लक आपको वो देता है, लेकिन सबसे पहले वो आपको सिखाएगा, ये गुरु है या टीचर है, आपको टीचिंग करवाएगा, आपको लेसन देगा, आपको पाठ पढ़ाएगा।
देखिए, जुपिटर आपकी कुंडली में जिस भी घर में बैठेगा, जिस भी घर में जुपिटर बैठेगा, उस घर को लेकर आपको सबसे पहले दुख देगा, आपको सिखाएगा, आपको रोना पड़ेगा, फिर जाके वो उस घर का रिजल्ट देगा, उस घर से आपको ग्रोथ मिलेगा, उस घर से आपको अच्छे परिणाम मिलेगा। इसीलिए जुपिटर जब की लगन पे होता है, उनके हर 8वां साल क्यों प्रॉब्लम होता है? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सो दैट शी और ही कैन लर्न फ्रॉम हिज ओन कर्मा। अपने ही कर्म से वो अपना वो सारा कुछ सीख ले। ठीक है, इसीलिए जुपिटर सबसे पहले स्ट्रगल देगा, आपको रुलाएगा, उस घर का आपको दुख देगा, उसके बाद आप उस दुख से आप सीखते हो। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर खाएंगे तो सीखेंगे। सो इट्स अ ठोकर, जुपिटर इज लाइक ए ठोकर, वो आपको हर जगह पे ठोकर देगा, उस ठोकर से आप सीखते हो। फिर भी अगर नहीं सीखते हो तब तो जुपिटर खराब कर लिया आपने। कहते हैं ना अपने गलती से सीखना, वही जुपिटर है। विजडम का कारक है जुपिटर, विजडम का कारक है, नॉलेज ज्ञान का कारक है। तो विजडम क्या है? विजडम आपका ज्ञान है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जुपिटर इज योर राइचुअसनेस। राइचुअसनेस मतलब सत्य की तरह या सत्य के पथ पे चलना, यह है जुपिटर राइचुअसनेस। आई विल ऑलवेज स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, दैट इज जुपिटर। ठीक है, अगर किसी कुंडली में आप जुपिटर नीचे देख रहे हो, कुछ भी खराब होकर बैठा हो, राहु केतु कुछ भी करके रखा हो इसको, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है ना कि नहीं, ना तो मैं किसी का 1 रुपया खाऊंगा, ना तो मैं किसी का 1 रुपया खाने दूंगा, मेरा मैं अपने पे ठीक हूं, तो आप देखना उसका जुपिटर अब उन्होंने ठीक करवा लिया। इसीलिए 7th हाउस में जुपिटर होता है तो ऐसे व्यक्ति मैरिज करने के बाद, शादी करने के बाद रोता है। क्यों? क्योंकि वही है कि जुपिटर पहले स्ट्रगल तो देगा ना, वहां पे आपको थोड़ा रुलाएगा कि शादी तो कर लिया, लेकिन ये शादी बच्चों का खेल नहीं है, आपको अगर सीरियस होना पड़ेगा। जुपिटर सीरियसनेस भी है। आजकल क्या होता है कि आप देखो, मैरिज को बहुत मजाक के रूप में ले लिया, और इसीलिए ही सारा का सारा प्रॉब्लम खत्म, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है लोगों के लाइफ में। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि मैरिड लाइफ को ठीक रखने का काम जुपिटर होता है। अगर मैरिड लाइफ को ठीक रखना है तो जुपिटर को ठीक रखिए, या जुपिटर का आप चीजें रेमेडी कीजिए, नहीं। एक चीज याद रखिएगा, मैरिज करवाने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो जुपिटर के पास है। जुपिटर विल हेल्प यू टू गेट मैरिज। ठीक है, टू गेट मैरिज, आपको शादी करने में ये मदद करवाएगा, शादी करवाएगा ये जुपिटर। शादी हो गया, उसके बाद आपके पूरे लाइफ का जो रोल होगा वो वीनस का होगा उसके बाद। सो अगर किसी के मैरिज नहीं हो रहा है, लोग क्या करते हैं, वीनस का रेमेडी करवाते हैं, वीनस का स्टोन पहनाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ फायदा नहीं होता है, बिकॉज शादी करवाने का काम वीनस का नहीं है। ठीक है, शादी करवाने का जो काम है वो जुपिटर का है। तो अगर किसी का शादी नहीं हो रहा है तो जुपिटर का मदद लीजिए, जुपिटर का रेमेडी करवाइएगा। शादी हो गया, उसके बाद वीनस का रोल आता है। इसीलिए आप देखो, आजकल मैक्सिमम, देखिए आजकल तो ये तो एक ट्रेंड बन गया कि शादी कर लो और कुछ दिन बाद ऐसे ही केस कर दो और एलुमनी ले लो, ये तो गया काम से, ये सब तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप देखो, मैक्सिमम जो लव मैरिज है उसका फेलियर रेट ज्यादा है कंपेयर टू अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज का फेल होना या डिवोर्स होना ये बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू लव मैरिज। लव मैरिज में सक्सेसफुल रेट बहुत कम है। क्यों? रीजन क्या है? और ये रीजन इतना बड़ा रीजन है कि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर लोग जब कुंडली मिलान करते हैं ये चीज देखते नहीं है, दैट इज राहु एंड केतु। ठीक है, जब भी आप लव रिलेशन में होते हैं, व्हेन यू आर इन ए लव एंड रिलेशन, चाहे बॉयफ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, दोनों को रूल करता है कौन? वो करता है मर्क्यूरी। शादी के बाद, ठीक है, जो रूल करेगा
लड़के के चार्ट में वीनस रूल करेगा और लड़की के चार्ट में मंगल रूल करेगा। क्यों? क्योंकि लड़की के चार्ट में मंगल, क्यों? क्योंकि हस्बैंड का कारक है। और लड़के की कुंडली में वीनस रूल करेगा क्योंकि वीनस वाइफ का कारक है। अब देखो आपके कुंडली में, ठीक है, आपकी कुंडली में मर्क्यूरी के साथ राहु बैठा हुआ है। ठीक है, आपने देखा आपकी कुंडली में मर्क्यूरी के साथ राहु है, और मर्क्यूरी के साथ राहु, और आपकी कुंडली में वीनस के साथ केतु है। ठीक है, और इनके कहीं ना कहीं किसी अच्छे ऐसे लड़की के ऊपर उनका दिल आ गया है जो बहुत ही अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, पूरा मॉडलिंग जैसे कपड़े पहनते हैं, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से मेकअप करना, ग्रूम करना, बालों को सेट करना, पार्लर में जाना, नेल पॉलिश लगा के, लिपस्टिक लगा के घूमना, मतलब एक मॉडलिंग का तरह लाइफ जी रहा है। तो ऐसे लड़की के प्रति हर कोई लड़का अट्रैक्ट हो जाएगा, नो डाउट। बट हाँ, अब अट्रैक्ट हो गया, दोनों के बीच में प्यार भी हो गया, अब शादी कर लिया। लेकिन जब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, क्यों ऐसा होता है? जब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो दोनों बहुत अच्छा रहता है, शादी के बाद एक दूसरे को मारने पे तुले आते हैं। क्यों? बिकॉज जब उनके कुंडली में जब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने थे, तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को रूल करता है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी के साथ राहु है। आपने एक राहु जैसा बंदा या बंदी के साथ आपने अपना रिलेशन बनाया, ठीक है। लेकिन जब वो लड़का जिस लड़की को देखकर, जो मॉडलिंग का तरह एकदम ड्रेस वेल ड्रेस करके रहते थे, उसको देखकर पसंद आ गया, मैक्सिमम लड़कों को पसंद आता है, उन्होंने शादी कर लिया। अब शादी करने के बाद कौन एक्टिव होगा? अभी वीनस होगा। उस समय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो अब नहीं रहा, मर्क्यूरी का रोल खत्म। उस समय कौन बन गया? किसका रोल आ गया? वीनस हो गया। मतलब वो जो लड़की इसका गर्लफ्रेंड था, वो लड़की अब वाइफ बन गया, वीनस बन गया। अब वीनस के साथ कौन है? केतु। तो एक्चुअली उनको वाइफ चाहिए था केतु का जैसा सिंपल सोवर, ज्यादा मेकअप ना करता हो। लेकिन मर्क्यूरी के साथ राहु होने के कारण उसको पसंद आया था ऐसा लड़की जो बहुत ही मेकअप करता था। इसलिए देखो, आफ्टर मैरिज इसका खत्म काम। अब किसी का मर्क्यूरी के साथ केतु है, उनको सिंपल एंड सोवर लड़की पसंद आ गया, और यहाँ पे वीनस के साथ राहु है, सिंपल और सोवर लड़की पसंद आ गया, जो ज्यादा मेकअप नहीं करता, उसका सिंपलिसिटी देखकर ही वो लड़का फिदा हो गया। अब उन्होंने शादी कर लिया तो मर्क्यूरी का रोल खत्म, वीनस आ गया। अब वीनस के साथ तो राहु है, तो उसको ऐसा वाइफ चाहिए था जो हाईली मेकअप करके रखता हो। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेम गोस फॉर लड़की के चार्ट में। अब लड़की के चार्ट में देखिए, मर्क्यूरी के साथ अगर राहु है और मंगल के साथ केतु है, तो उन्होंने ऐसे लड़के के साथ शादी किया जो बहुत ही करियर ओरिएंटेड हो, बहुत ही सूट बूट में रहता हो, आउट गोइंग हो, आउट स्पोकन हो। उसको तो मजा आ गया क्योंकि वो राहु की तरफ बिहेव कर रहा था, और मर्क्यूरी राहु की तरफ है, राहु मर्क्यूरी राहु का रिलेशन था। उन्होंने उस लड़के के प्रति बहुत अट्रैक्ट हो गया और रिलेशन बना लिया। लेकिन जब शादी कर लिया तो वो मर्क्यूरी रहा नहीं, वो रहे, वो बन गया मंगल। अब मंगल था केतु के साथ, तो उनको शादी के लिए जो हस्बैंड चाहिए था वो ऐसा हस्बैंड होना चाहिए था जो केतु का तरह हो, सिंपल हो, सोवर हो, करियर ओरिएंटेड तो हो, लेकिन साथ ही साथ वो फैमिली को भी अपना ध्यान देता हो, फैमिली ओरिएंटेड हो। तो ऐसा लड़का उसके साथ चल जाएगा। लेकिन उन्होंने शादी कर लिया किसके साथ? मर्क्यूरी राहु रहने वाला लड़का, राहु जैसे लड़के के साथ। अब शादी के बाद वो चाहता है कि वो केतु का तरह सिंपल रहे, लेकिन लड़का कहेगा नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे इधर जाना है, मुझे वो करना है। बस डिवोर्स का स्टार्ट हो जाता है। यही सबसे बड़ा गलती होता है मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर के पास। बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, बस सिर्फ ओनली अष्टकुट मिलान करके छोड़ देते हैं। एंड अष्टकुट मिलान इज ऑब्सोलीट नाउअडेज। इट डजंट हैव सो मच ऑफ मतलब इंपॉर्टेंस। बिकॉज देखिए, कुंडली मिलान जो है ना, वो बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। कुंडली मिलान कर रहे हैं, आप सोचिए, लड़की का कुंडली और लड़का का कुंडली मिलान कर रहे हैं। यहाँ तो गुण, और वो गुण जो है ना, उस उन दोनों का गुण धर्म, मतलब लड़की का नेचर कैसा, लड़का का नेचर कैसा, वो मैच। तो ये तो एक पार्ट हो गया, कुंडली मिलान का एक पार्ट हो गया गुण गुण मिलान। जैसे हम लोग कहते हैं अष्टकूट मिलान, अष्टकूट में क्या होता है, दोनों का दोनों गुण ही तो मिलाते हैं ना। हम लोग कहते हैं ना गुण मिल गए दोनों का, 36 का 36 गुण मिल गए। उसके बाद 32 के 32 दांत भी तोड़ देते हैं शादी के बाद। तो जो गुण मिलान है ना, जो गुण मिलान करते हैं, वो कुंडली मिलान का एक छोटा सा पार्ट है। वहां पे सिर्फ गुणों का मिलन हुआ है। अब वहां पे मेंटेलिटी का मिलन होगा जिसे हम लोग कहते हैं चंद्र। उसके बाद सोल मिलन होगा जिसे हम लोग कहते हैं सूर्य। फिर उसके बाद लगन मिलन होगा जिसे कहते हैं हम लोग लगन चार्ट। उसके बाद वहां पे हम लोग देखेंगे नवतर चक्र पद्धति अप्लाई करेंगे। फिर वहां पे देखेंगे मंगल और वीनस का रोल क्या है। फिर वहां पे देखेंगे मांगलिक नॉन मांगलिक देखेंगे। इतनी आसानी से चीजें नहीं होता जो करके रखते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत मैरिज देखा है जिसका सिर्फ गुण मिलान में परसेंटेज 9, 9.5, 10 आया है, बट दे आर हैविंग ए हैप्पी मैरिड लाइफ।
बिकॉज वो गुण जो है ना, वो कुंडली मिलान का एक छोटा सा पार्ट है। इधर में 6-7 पार्ट होता है एक कुंडली को मिलान करने के लिए। तो इसीलिए द रीजन इज दैट कि मैरिड लाइफ, मतलब जो जो लव मैरिज करते हैं उनके मैरिड लाइफ सक्सेस होने का जो रेट जो है वो बहुत कम रहता है। यही रीजन है। अब जब अरेंज मैरिज करते हैं वो तो उस तरह से लड़की को अपनी नजर से देखेगा कि जिस तरह से वो शादी करना चाहेगा। तो वो तो वीनस या सॉरी, अगर वो राहु या केतु अगर पंचांग है तो उस रूप से देखेगा। क्योंकि लड़का तो वही, लड़का हो या लड़की हो, वो तो वही परसिव करेगा जो प्लेनेट उसको परसिव करवाना चाहेगा। तो शादी के लिए परसिव करना चाहेगा तो देखेगा वीनस के साथ कौन सा प्लैनेट पंचांग है, मैं मंगल के साथ कौन सा प्लैनेट पंचांग है। ऐसा ही लड़का ऐसा ही लड़की पसंद आएगा। लेकिन अभी मैरिज तो नहीं करना, सिर्फ लव रिलेशन में आना है। तो लव रिलेशन का जब माइंड में आ गया तो मर्क्यूरी एक्टिव हो गया। अब मर्क्यूरी के साथ जो प्लैनेट पंचांग है वैसा ही लड़का या लड़की पसंद आएगा। ठीक है। देखो, जुपिटर जो है ना वो ज्ञान का कारक है। वो ब्रॉड माइंड को दिखाता है, ब्रॉड माइंडेडनेस। ठीक है, ब्रॉड माइंडेडनेस। तो जुपिटर आपकी कुंडली में जहां भी बैठेगा ना, वहां पे आपका जो सोच है, सोच का दायरा को बढ़ा देते हैं। ठीक है। जहां पर भी बैठेगा, जिस घर में बैठेगा, उस घर को लेकर आपको ब्रॉड माइंडेडनेस बना देगा। ठीक है। अब जुपिटर जिस घर में भी बैठेगा ना, उस घर से रिलेटेड अगर आप देख रहे हो ना कोई व्यक्ति, मतलब मान लीजिए आपके कुंडली में जुपिटर 10th हाउस में है, 10th हाउस है कर्म। तो अगर देख रहे हो ना कोई व्यक्ति वो अपना कर्म उतने ठीक ढंग से नहीं कर रहा है या छोटे में कर रहा है ना, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हो। मतलब आपके कुंडली में जिस भी घर में जुपिटर बैठेगा ना, उस घर का एट्रीब्यूट, अगर वो एट्रीब्यूट आपके दूसरे लोग जो कर रहे हैं ना गलती, उस गलती को भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो। इतना बड़ा होता है, आपका दिल हो जाता है उस जगह पे। इसीलिए जुपिटर 10th हाउस वाले को कहा जाता है कि अपने दिल को ज्यादा भरा मत करिए, ये आपके लिए सही नहीं है। क्यों? 10th हाउस कर्म है। तो वहां पे तो जुपिटर तो कह रहा है, हंस, मैं तो लोगों के लिए कर्म करने आया हूँ। तो अपने आप को बिछा देते हैं सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी उस पर नोच के खा जाते हैं। इसलिए 10th हाउस में जुपिटर है तो इस व्यक्ति को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। मैं ये कह, वो शब्द सही नहीं है बट मेरे मुंह में दूसरा शब्द नहीं आ रहा, तो मैं इसको यही शब्द यूज करूंगा, बट आप लिटरली मत लेना। 10th हाउस वाले जुपिटर को थोड़ा सेल्फिश बनना चाहिए। अब सेल्फिश का मतलब वो नहीं कि दूसरों को लूट के खा दो, वो नहीं कह रहा हूं। आप लोग समझ पा रहे हो कि सबसे पहले मैं अपने आप को ठीक कर लूं, मेरे बारे में सोच लो, फिर दुनिया की मदद कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि आप कर्म पे अगर ब्रॉड माइंडेड हो जाओगे तो कर्म में क्या होगा ना, आप हर किसी का कर्म करने लग जाओगे, हर किसी के लिए करने लग जाओगे। और ये सही नहीं होता हर किसी के लिए करना। कोई डाउट है अभी? अभी तक कोई किसी को डाउट है? हाँ जी। आवाज नहीं आ रहा है किसी का? नहीं सर। सर जुपिटर 8 साल के बाद प्रॉब्लम्स आता है बोल रही है ना। वीनस को फर्स्ट हाउस में हो तभी 8 साल से 8 साल से के बाद कष्ट आता है नहीं, सर। वीनस। वीनस वीनस का कुछ नहीं है, वीनस का कुछ नहीं है। हाँ हाँ ओके। वीनस के लिए कुछ नहीं है, ओनली जुपिटर। ओनली जुपिटर आपके लाइफ के हर 8वां साल, आपके लाइफ के हर हम्म 8 साल को प्रॉब्लम देगा। जैसे कि 8 इयर्स, उसके बाद 16, उसके बाद 24, उसके बाद 32, उसके बाद 40, उसके बाद 48। ठीक है। उसके बाद हम्म 56, उसके बाद 64, उसके बाद 72, और उसके आगे बचोगे कि नहीं वो तो भगवान ही जाने। कष्ट मतलब किसी की तरह, किसी फाइनेंस भी की तरीके तरह का, और किसी भी तरीके का। वो किसी भी कुछ तरह। वो कुछ
किसी भी तरीके हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, माइंड हो सकता है, फैमिली हो सकता है, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत जोरदार एक झटका आता है। चलिए। उसको पूजा गीजा क्या करना चाहिए सर? जुपिटर जुपिटर फर्स्ट हाउस में कष्ट भोगने से। अब देखिए, अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में है और आपके लिए योग कारक है और वहां पे किसी अच्छे प्लेनेट का दृष्टि है, तो वो संभल जाएगा। प्रॉब्लम देगा लेकिन संभल जाएगा। अगर जुपिटर आपके लिए योग कारक नहीं है, आपके लिए मारक है, या केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा है, आपके लिए मारक है, तो जुपिटर का डोनेशन करवा देना है उनके हाथों से। येलो कलर से दूर रखवाना है उनको। हम्म। जी सर। जी सर। जी सर। जुपिटर आपकी कुंडली में जिस भी घर में बैठेगा, उस घर को लेके आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस दे देते हैं। आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, एक एक्सेप्टेंस देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि ज्ञान को और बढ़ाओ, जितना ज्ञान को बढ़ाओगे उतने जिंदगी में एक्सेप्टेंस आते हैं। आप चीजों को मानते हो कि ये सब जो है भगवान का कराया होता है, भगवान के इस हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए अगर जुपिटर आपके ठीक हो, तो ये, या जिस घर में भी बैठे, उस घर को लेके आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो। चलिए ठीक है, कोई नहीं, गलती लोगों से ही होता है। ये लाइन कहने वाले लोग जुपिटर वाले होते हैं। सर मेरा एज जी 28 है, लेकिन जी। मुझे अभी तक ऐसा कुछ ऐसा फील नहीं हुआ जब मैं 16 साल की थी या 24 साल की थी तब की लाइफ में कोई डिफिकल्टी आई हो। अभी तक आपने कुछ ऐसा काम करा हो जहाँ पे आपको बहुत, हर किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया हो, या प्रोफेशनल फील्ड में कुछ कर रहे हो, कहीं जॉब, कहीं बिजनेस, या फैमिली चला रहे हो, ऐसा कुछ? हाँ सर, मैंने जॉब की है। मैं पतंजलि में थी, हरिद्वार में। जी। और दे, जब आपका 8वां साल आ रहा चल रहा था, उस समय जॉब कर रहे थे? हाँ, मैं उस समय जॉब करती थी। फिर उसमें क्या हुआ? 24 मंथ। अब भी करते हो या जॉब छोड़ दिया आपने? नहीं सर, अभी तो मैं बस एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ और योगा सिखाती हूँ बच्चों को। अच्छा, ठीक है। योगा कहाँ पे सिखाते हो आप? अ, यहीं पर ही बच्चे आते हैं, क्लासेस लेती हूँ मैं, और जो इंटरनेशनल या नेशनल के कंपटीशन होते हैं उसमें जजिंग करती हूँ। अच्छा। बाकी सारा टाइम तो एस्ट्रोलॉजी में ही अभी तो जा रहा है। अच्छा, आपका जुपिटर योग कारक है या मारक है? मेरा कैप्रिकॉन असेंडेंट है। कैप्रिकॉन एसेंडेंट। हाँ। लेकिन उसमें सेकंड थर्ड हाउस में है तो वो शायद विपरीत का कुछ ऐसे हो। जुपिटर आपका लगन में बैठा हुआ है ना, हाँ। और वो थर्ड हाउस ऑफ 12th हाउस का मालिक है, हम्म। तो आपके लिए मारक है। लेकिन यहाँ पे जुपिटर और शनि ने अपने हाउस को एक्सचेंज किया है। हम्म। शनि गया है आपके जुपिटर के घर में, जुपिटर आया है शनि के घर में। जी। तो ये जो हाउस एक्सचेंज सिस्टम है ना, वो बाद में मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। जब भी कोई प्लेनेट एक दूसरे का राशि अदला बदली करता है, मतलब चंद्र जिसके जिसके प्लेनेट के घर में गया है, वो प्लेनेट चंद्र के घर में आया है, तो तब कोई प्लेनेट होता है ना, वो अगर खराब रिजल्ट देना भी चाहिए तो वो देता नहीं है। थोड़ा हल्कापन ला देते हैं उस खराब रिजल्ट में। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपके घर में मैं चला गया और आप मेरे घर पे आ गए पे हो, तो मुझे पता है कि अगर मैं इस घर में कुछ तोड़ फोड़ करूं, कुछ उल्टा सीधा करूं, तो आप जो मेरे घर में जाके बैठो, आप भी मेरे घर को तोड़ दोगे। टिट फॉर टैट। तो इसीलिए प्लेनेट कभी भी अगर एक्सचेंज करते हैं अपने राशि को, तो वो उतना बड़ा खराब रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन धीरे धीरे देते हैं। धीरे धीरे करके चीजें बढ़ेंगी, धीरे धीरे करके प्रॉब्लम। तो कुछ भी हो, आप जुपिटर का, आप जो येलो कलर है वो सब धारण मत कीजिएगा। ठीक है? ऐसे ही देखिए, आप एक चीज याद रखिएगा। मंगल
नीच होता है कहाँ पे? मंगल नीच होता है चंद्र के राशि में, ठीक है। और चंद्र नीच होता है किसके राशि में? मंगल के राशि में, सबको पता है। मंगल नीच होता है चंद्र के राशि में, चंद्र नीच होता है मंगल के राशि में। इसलिए आप देखोगे मंगल नीचता और चंद्रमा अगर नीच हो तो उतना खराब रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू अदर प्लेनेट, बिकॉज बिकॉज ये पहले से ही जब ये ज्योतिष बना है, जब ये ग्रह ब्रह्मांड बना है, तब से ही चंद्र और मंगल में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया था कि देखो तुम्हें मुझे मेरे घर में जाके नीच होना पड़ता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, और मुझे भी तुम्हारे घर में जाके ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो अगर चीजें जरूरत नहीं है तो अगर जैसे कि कोई भी चीज जरूरत नहीं है तो उसको जैसे है वैसे ही रहने दो, कुछ उल्टा सीधा रिजल्ट नहीं देना है। क्योंकि अगर तुम मेरे घर में जाके नीचता का फल दोगे तो मैं भी तुम्हारे घर में बैठ के नीचता का फल दूंगा। अभी नीचता का फल देना मतलब तुम्हारा घर में तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दूंगा अगर तुम मेरे घर में जाके कुछ उल्टा सीधा करे तो। इसलिए मंगल और चंद्र जो है ना, वो नीच होने के बावजूद भी उतना नीचता का फल नहीं देते एज कम्पेयर टू अदर प्लेनेट। इसलिए मंगल और चंद्र अगर नीच हो ना, उतना कभी मत डरिएगा। जैसे कि मेरे कुंडली में ही चंद्रमा नीच है, सॉरी चंद्रमा नहीं, इसे क्या कहते हैं, मंगल नीच है, बट इट्स ओके फाइन, नो इश्यू। ऐसा कुछ विशेष कुछ बड़ा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा मुझे मंगल के कारण। इसीलिए याद रखिएगा, मैंने कहा ना चंद्र जुपिटर जो है ना वो ब्रॉड माइंडेड है, और ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होना भी सही नहीं है। इसीलिए देखोगे जुपिटर के साथ ही, जुपिटर जहां बैठते हैं उस घर में ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होने के कारण भी उसके साथ विश्वासघात हो जाते हैं, विश्वासघात। जरूरत से ज्यादा ब्रॉड माइंडेड वाले इंसान धोखा खा जाते हैं। जिस घर में भी जुपिटर बैठता है उस घर को लेके ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, और ज्यादा भरोसा कर लेने के कारण ही उसे वो चोट खाना पड़ता है, धोखा होता है उसके साथ। 9th हाउस में होता होगा जुपिटर, 9th हाउस में। देखिए नाइन्थ हाउस में क्या होता है, वो मैं इसी लाइन में आपको चल जाएगा। जुपिटर जहां भी बैठेगा, जुपिटर को सिर्फ ज्ञान से मतलब है। जैसे कि मैंने बताया था उस दिन, वीनस क्या है? वीनस योगी है, जुपिटर क्या है? योगी। जो वीनस कहता है पहले भोग करो फिर योग करो, जुपिटर कहता है भोग में कुछ नहीं रखा है, योग ही योग है, ठीक है। तो इसीलिए जुपिटर जहां भी बैठेंगे, जिस घर में बैठेंगे, उस घर को लेकर आपको उस घर का ही नॉलेज से ही मतलब है। फर्स्ट हाउस में है तो अपने आप को कैसे और आगे लेके जाए, अपने पर्सनैलिटी को कैसे इंक्रीज करे, हाउ टू बी मोर नॉलेजेबल, फर्स्ट हाउस ऐसे। सेकंड हाउस में है तो पैसे कैसे कमाए जाए, और पैसे कैसे कमाया जाए, फैमिली को कैसे ठीक रखा जाए। सेवेंथ हाउस में है तो मैरिड लाइफ को कैसे ठीक रखना है उसके बारे में वो सीखेंगे। वो इसे क्या कहते हैं, बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, वो ज्ञान प्राप्त करने में लग जाएंगे। अब जुपिटर कभी कभार, अब देखो सेवेंथ हाउस में बैठा जुपिटर मैरिड लाइफ को इशू करता है, खराब करता है कभी कभार, लेकिन वही व्यक्ति है जो लोगों को मैरिड लाइफ का ज्ञान देते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जो ठोकर खाया उस ठोकर से उन्होंने बहुत सीखा, और सीखना भी चाहता है और सीखता भी है, और लोगों को मैरिड लाइफ का ज्ञान देने लगते हैं। इसीलिए जुपिटर जिस घर में बैठेगा वो अपना उस घर का रिजल्ट दिखाए, उसका अपना रंग दिखाए, उससे पहले उस घर का नॉलेज आप गेन करना स्टार्ट कर दो फॉर योर बेनिफिट। यही बस सुना। तो नाइन्थ हाउस है धर्म का ज्ञान, धर्म और कर्म क्या है,
ठीक है। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस में होगा तो अपने आप को लेकर, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की तरफ, ये सारा चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जुपिटर जहां बैठते हैं उस घर को लेकर एक व्यक्ति बहुत दूर की सोचता है। हम लोग कहते हैं ना, दूर की सोचो, दूर की सोचो। तो जुपिटर लगन वाले एक चीज अच्छा क्या होता है, वो अपने को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, फ्यूचर के को लेकर बहुत दूर तक सोच लेता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गुरु जो है ना वो स्पेस एलिमेंट है, तो बहुत ज्यादा दूर की सोचते हैं, मैंने कहा। तो इसलिए यहाँ पे कभी कभार क्या होता है ना, वो कहते हैं ना, जो हमेशा पास्ट में रह जाते हैं वो प्रेजेंट को नहीं जी पाते। जो फ्यूचर में, फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहते, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते, वो भी प्रेजेंट में नहीं जी पाते हैं। बट प्रेजेंट इज ट्रूथ। पास्ट तो चला गया, वो तो गया, लेकिन फ्यूचर में क्या आएगा किसी को पता नहीं। ठीक है। सो इसीलिए व्हाट इज ट्रू, ट्रूथ इज प्रेजेंट। तो इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए जुपिटर वालों को, फर्स्ट हाउस में बैठा हो अगर, और प्रेजेंट के सिचुएशन के ऊपर चीजें उसको ध्यान देना है। बिकॉज आज का कर्म ही आपका कल का लक बनेगा। अब जुपिटर क्यों स्पेस है, तो जुपिटर ज्ञान का कारक है। जुपिटर आपको वो सहारा देते हैं, गुरु है, आपको वो प्रॉब्लम से निकालते हैं। इसलिए इसलिए इसीलिए आप देखो, अगर लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, कुछ भी होते हैं, हम लोग ऊपर देखते हैं, हे भगवान। क्यों? वो स्पेस है ऊपर, स्पेस का कारक है, इसीलिए जुपिटर को स्पेस का कारक माना गया है। एक सेकंड, 2 मिनट कहते हैं ना। अब देखो, अब कहते हैं ना, लोगों को बेवजह सलाह देते रहते हैं, बेवजह सलाह देते रहते हैं, बिना मांगे सलाह मत दो। लेकिन क्या है कि गुरु तो ज्ञान का कारक है, गुरु तो देना ही जानते हैं। इसलिए जिस घर में भी आपका जुपिटर बैठेगा, उस घर को लेकर आप लोगों को ज्ञान देने लग जाते हैं। यू सपोज टू गिव एडवाइस रिलेटेड टू दैट हाउस। फर्स्ट हाउस में है तो आप लोगों को वो ज्ञान दोगे कि कैसे रहना है, कैसे चलना है, अपने आप को, अपने इमेज को कैसे बिल्ड करना है, पर्सनैलिटी को कैसे बिल्ड करना है। सेकंड हाउस है तो पैसे का ज्ञान दोगे, पैसा ही पैसा है, पैसा ही सब कुछ है। ठीक है। अब देखो, जहां पर भी जुपिटर बैठेगा आप खाली फोकट ज्ञान दे दोगे, बिना मांगे दोगे। और वहां पे और वहां पे क्या है कि गुरु जो है ना, जहां पे भी बिना मांगे आपने दिया, दे दिया ज्ञान, तो उसका कोई वैल्यू नहीं करता है। लेकिन हाँ, देता नहीं है बिना मांगे, अगर आप एडवाइस दे तो वैल्यू नहीं देता। लेकिन एक चीज क्या है, जिस घर में जुपिटर है आपके कुंडली में, उस घर का जो आप सलाह देते हो, वो सलाह बहुत ही, मतलब, इफेक्टिव होता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है, और वो सलाह जो दे रहा है वो उस पे, उस घर से रिलेटेड है जहां पे जुपिटर बैठा हुआ है, तो आप देखोगे वो सलाह जो होगा ना, सबसे बढ़िया सलाह होगा आपके लिए। आपके कुंडली में जिस घर में जुपिटर बैठा होगा, उस घर का लेकर, उस घर का एट्रीब्यूट लेकर अगर लोगों को सलाह दोगे, वो सलाह उसको काम करेगा, या तो वो सलाह जो होगा ना, बहुत ही अप्रोप्रिएट सलाह होगा। जुपिटर जहां बैठेगा, जिस घर में बैठेगा, लोग कहते हैं ना, मुझे ग्रोथ चाहिए जिंदगी में। तो अगर जिंदगी में ग्रोथ चाहिए, तो आप देखो जहां पर भी आपके कुंडली में जुपिटर बैठा होगा, उस जगह को लेकर आप लोगों को मदद करना स्टार्ट कर दो, उस घर का मदद करने स्टार्ट कर दो लोगों को।
जिस घर में बैठते हैं ना, उस घर का एट्रीब्यूट लेकर, उस घर के एट्रीब्यूट को लेकर लोगों का भला करते हैं। अगर 10th हाउस में है तो लोगों के करियर में हम लोग उसे गाइड करते हैं या लोगों का भला करते हैं, उसके करियर में, उसको करियर में और कैसे कर सकते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं। ठीक है। 7th हाउस में होगा तो हम लोगों के मैरिड लाइफ को ठीक करना चाहेंगे। 2nd हाउस में होगा तो पैसे कैसे कमाए जाए, फैमिली लाइफ, फैमिली को कैसे मैनेज करना चाहे। तो ऐसे हम लोगों को मदद करते हैं उस घर को लेकर, उस सेक्टर को लेकर लोगों को मदद करते हैं। और जितना मदद करते हैं उतना ही लाइफ में ग्रोथ आते हैं, आप देखना। गुरु सोना है, गुरु दोस्त, ठीक है, गुरु जो है सोना है, सोना दूर से चमकता है, इसलिए गुरु ज्ञान का कारक है। ज्ञान है तो ज्ञान दूर से ही चमकेगा। और गुरु जो है ना, वो एक्सपांशन का कारक है। देखिए, यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा आप लोगों को जुपिटर और राहु में। जुपिटर एक्सपांशन का कारक है, तो लोग कहते हैं राहु भी तो एक्सपांड करते हैं। नहीं, राहु जो करता है ना वो एक्सप्लोजन करते हैं। ठीक है, एक्सप्लोजन करते हैं, राहु एक्सपांशन करते हैं। मतलब जुपिटर वहां पे आपके हर चीज को एक्सपांड करेगा। 12th हाउस में है, खर्चे को बढ़ाएगा। 6th हाउस में है, बीमारी को बढ़ाएगा, या आप सेवा, आप लोगों को सेवा दोगे। ठीक है, तो उस चीज को एक्सपांड करते हैं जहां पे भी जुपिटर बैठता है। जुपिटर ग्रो देता है, ग्रोथ करवाता है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे एक्सपांड ऊपर जाता है, धीरे 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 ऊपर जाएगा। राहु जो है ना वो एक्सप्लोजन, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मतलब सिंपल चल रहा है, हट हट ऐसे करके आपको, मतलब अचानक बॉम्ब फूटेगा, बॉम्ब फूट गया, खत्म काम। तो ऐसे एक्सप्लोजन करता है, एक रात में आपको वो एक्सप्लोज कर देगा। तो राहु एक्सपांशन का कारक तो है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लोजन। Jupiter is the karaka of expansion. Rahu is also a karaka of expansion, but in the form of explosion. बूम, बूम ब्रस्ट कर दिया एक ही रात में, वही एक्सप्लोजन है राहु। एक्सटेंशन करता है, चीजों को बढ़ाता है, जहां भी बैठेगा उसको एक्सटेंड कर देगा, इसलिए जुपिटर कैंसर का भी कारक है, कैंसर सेल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक सेकंड।